अब मैं बोलने जा रहा हूँ आप उच्चतम न्यायालय के बारे में। आप सुनिए, कापी कलम रख दीजिए, केवल मुझे सुनने का प्रयास करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बताऊं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। इसमें टोटल 31 संख्या है, एक मुख्य न्यायाधीश की 30 अन्य सहायता की, लेकिन समय के साथ बदलती रही। पहले कुछ कम थे, उसके पहले कुछ और कम थे, उसके पहले कुछ कम और थे, उसके पहले कुछ कम और थे। आज 31 है, कल और बढ़ जाएगी। आर्टिकल 124 से भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। आर्टिकल 124 से भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। भारत के एक उच्चतम न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत का एक उच्चतम न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। कितने हैं उच्चतम न्यायालय? एक है। और कहाँ है? एक है और कहाँ है? नई दिल्ली में है। एक है और कहाँ है? और किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय होता है? 124 से होता है। किस अनुच्छेद से होता है? किसी अनुच्छेद से एक उच्चतम न्यायालय होता है। आर्टिकल 124 से एक उच्चतम न्यायालय होता है। वर्तमान में नई दिल्ली में है, एक ही है। टोटल संख्या 31 है, 30 सहायता के लिए एक मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय अपने आप से किसी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नहीं बना सकते। वो सलाह लेते हैं मंत्रिपरिषद की, मतलब प्रधानमंत्री से, किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए, भारत के राष्ट्रपति महोदय भारत के प्रधानमंत्री अर्थात मंत्रिपरिषद से सलाह लेते हैं। साथ में पहली सलाह मंत्रिपरिषद से होती है और दूसरी सलाह अन्य न्यायाधीशों से होती है, अर्थात 30 से होती है। पहली सलाह मंत्रिपरिषद से होती है, दूसरी सलाह 30 से होती है, 30 यानी अन्य न्यायाधीशों से होती है, और तीसरी सलाह भारत के 24 उच्च न्यायालय है, 24 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से होती है। तब जाकर राष्ट्रपति क्लियर करता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन पहले सलाह लेते हैं मंत्रिपरिषद से अर्थात प्रधानमंत्री से, दूसरी सलाह लेते हैं 30 से यानी अन्य न्यायाधीशों से, और तीसरी सलाह भारत के 24 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से होती है। तब जाके भारत का मुख्य न्यायाधीश आता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन सत्य बात यह है कि भारत का राष्ट्रपति तीनों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राय ले सकता है, लेकिन माना जाए ये क्लियर नहीं। वो जिसका जो मर्जी होगा उसे बना दिया जाएगा। संविधान में ये था कि जो 30 होंगे उसी में से जो सीनियर होगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया कि सीनियरिटी माने नहीं रखता, योग्यता माने रखती है। अगर कोई न्यायाधीश सीनियर कम है, उसका सेवा काल कम है, लेकिन योग जाता है, योग ज्यादा है, तो उस योग ज्यादा व्यक्ति को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ना कि सीनियर को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं सीनियर हूं, मुझे नहीं बनाया गया।
ये तो थी भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात। और जब 30 अन्य न्यायाधीश होंगे, इनकी नियुक्ति की बात होगी, जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होगी, तो राष्ट्रपति इनकी भी नियुक्ति करता है, लेकिन सबसे पहले वो सलाह लेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश से और मंत्रिपरिषद से, तब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। किससे सलाह लेगा? मुख्य न्यायाधीश से, और किससे? मंत्रिपरिषद से, तब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। आपको पता है, अगर उच्चतम न्यायालय के 31 में से कोई न्यायाधीश संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर संसद महाभियोग लगाएगा, महाभियोग के द्वारा उसे हटाया जाएगा। और महाभियोग कैसे लगेगा? जिस न्यायाधीश पर महाभियोग लगना हो, माना ये इधर वाला हाथ लोकसभा, इधर वाला हाथ राज्यसभा, तो लोकसभा के 2/3 लोग राजी हो उस न्यायाधीश को हटाने के लिए, और राज्यसभा के 2/3 लोग राजी हो उस न्यायाधीश को हटाने के लिए, तब यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा। तब राष्ट्रपति उस मुख्य न्यायाधीश को या अन्य न्यायाधीश को हटा देगा उस पद से। अर्थात 2/3 से लोग, लोकसभा राज्यसभा राजी होगा तो महाभियोग सिद्ध होगा, और मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को अपने पद से त्यागपत्र देना ही होगा। कभी कभी कंडीशन आती है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश मालूम मर गया, या बीमार हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, देर इज द काम करने में सक्षम नहीं है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से जिसको चाहेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश बना देगा। ऐसा न्यायाधीश कार्यकारी न्यायाधीश कहलाता है। क्या कहलाता है? 30 में से किसको बना देगा? जिसको चाहेगा बना देगा। ऐसा न्यायाधीश क्या कहलाएगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहलाएगा। और माना सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन हो, उसमें 3 न्यायाधीश होने ही चाहिए। माना कि एक हवाई जहाज जा रहा था, और सारे न्यायाधीश में बैठे थे। 31 से 2 घटाओ कितना बची? हेलीकॉप्टर में सारे न्यायाधीश बैठे थे 29। कितने नहीं बैठे थे? 2। वह हेलीकॉप्टर गिर गया, सारे न्यायाधीश मर गए। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आना है, और सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन तब तक नहीं आएगा जब तक कम से कम 3 न्यायाधीश ना हो। एक न्यायाधीश कम है, ना। तो भारत का राष्ट्रपति एक न्यायाधीश बैठा सकता है बेंच को पूरा करने के लिए, और जो एक न्यायाधीश बैठाता है कोरम को पूरा करने के लिए, गणपूर्ति को पूरा करने के लिए, उसी न्यायाधीश को कहो ता, दा, था के ऊपर रा, तदर्थ, वो तदर्थ न्यायाधीश कहलाता है। कहो वह तदर्थ न्यायाधीश कहलाता है। तदर्थ न्यायाधीश किसे कहते हैं? जो कोरम को पूरा करे। किसको पूरा करे? कोरम का मतलब 3 न्यायाधीश। कोरम का मतलब गणपूर्ति का मतलब 3 न्याय। कोरम गणपूर्ति का मतलब एक होता है। कोरम का मतलब गणपूर्ति का मतलब कोरम का मतलब, अर्थात एक न्यायाधीश जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा वो तदर्थ न्यायाधीश होगा। और मुख्य न्यायाधीश के लिए जो नियुक्त किया जाएगा वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होगा। वैसे तो सारे फैसले, सारे निर्णय दिल्ली के उच्चतम न्यायालय में होता है, लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश कहीं भी फैसला सुना सकता है, कहीं बैठक बुला सकता है, लेकिन कहीं भी बैठक बुलाने के लिए राष्ट्रपति अगर परमिशन दे दे तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कहीं पर बैठकर फैसला सुना सकता है। कोई नियम नहीं कि दिल्ली में सुनाए, लेकिन इसका परमिशन होना चाहिए। और परमिशन देगा कौन? भारत का राष्ट्रपति देगा। समझ में आया? ये था भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय। मैं बताऊं कि भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारत का सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक है, संविधान का रक्षक है। समझ गए? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे
हीरालाल जय कानिया। कहो हीरालाल, हीरालाल जय कानिया वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, तीरथ सिंह ठाकुर हैं। चलिए इसको लिखिए आप।